हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। मेरा नाम आशीर्वाद कुमार है। मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, राइट। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी ग्रेजुएशन हिस्ट्री में है, आपकी ग्रेजुएशन इकॉनमी में है, आपकी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है, आपकी ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस में है, या आप आईटी से हो, या आप आईआईएम से हो, या आप एम से हो, या आप सिंपल प्राइवेट किसी कॉलेज से हो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कॉलेजेस, ये क्लास उन सब के लिए है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये कोई भी चीज़ें अभी के टाइम में इस पूरे बैच में इररिलेवेंट है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सिंपलेस्ट टर्म में, हम लोग बहुत ऑर्गेनिक मैनर में, बहुत फंडामेंटल और बहुत रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके इंडियन पॉलिटी के बारे में समझेंगे। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का मोमेंटम सेट कर देता हूँ। इंडियन पॉलिटी one of the most important subject for your preparation। इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप प्रीलिम्स में अपीयर होगे तो प्रीलिम्स में यू विल गेट 10 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इंडियन पॉलिटी से आपको 10 से 15 क्वेश्चन अकेले मिल जाएंगे, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने जितनी भी क्लासेस अलॉट की गई हैं आपको, अगर वो सारी क्लासेस आप करोगे तो। मेंस में जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये ऑलमोस्ट 100 के ऊपर आता है। एट द सेम टाइम आपका जो इंटरव्यू वाला स्टेज होता है, वहाँ पे भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको इंटरव्यू वाले स्टेज में भी हेल्प करने वाला है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, जो आपको आना ही चाहिए। मैं अपने हर क्लास में कहता हूँ कि इफ़ यू आर पुअर, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इन पॉलिटी, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्लास है, बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक, एंड आई प्रॉमिस सबको समझ में आएगा। ईच वन ऑफ यू जो क्लास में बैठे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, या जो रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे, उन सबको समझ में आएगा एकदम अच्छे से। देखो, हर सब्जेक्ट का, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, आपने जितनी भी सब्जेक्ट आपने अभी तक पढ़ी है, या आपका ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट था, हर सब्जेक्ट का एक सेंट्रल थीम होता है, हर सब्जेक्ट का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि आप हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, या हिस्ट्री में फोकस किस पे होता है, तो आप बोलोगे कि सर हिस्ट्री इज़ स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ पास्ट मतलब आप किसके बारे में पढ़ते हो? पास्ट के बारे में। किसका पास्ट? क्या मैं आपका पास्ट बताने लगूंगा तो हिस्ट्री का पार्ट है क्या? आंसर है नो सर। किसका पास्ट होना चाहिए? सोसाइटी का पास्ट होना चाहिए। अब इसी हिस्ट्री में अगर आप एंशिएंट पीरियड की बात करोगे तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा। इसी हिस्ट्री में अगर आप मिडिवल टाइम पीरियड की बात करोगे, मिडिवल सोसाइटी को स्टडी करने लगोगे, तो ये हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। इसी हिस्ट्री में अगर आप मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करने लगोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आप सोसाइटी के वाइज जाओ, अगर आपने एंशिएंट पीरियड में इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने मिडिवल टाइम पीरियड में इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा तो इट इज़ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न में पढ़ा तो ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया। एम आई राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर आगे हम लोग और भी सब्जेक्ट देखेंगे, उस सब्जेक्ट का एक सेंट्रल थीम होता है, कोर कॉन्सेप्ट होता है। और हिस्ट्री के लिए वो क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। एट द सेम टाइम जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो बेटा, तो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो अर्थ से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन हैं, वो सारे के सारे डायमेंशंस को आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो। जब आप सोसाइटी पढ़ते हो, सोशलॉजी पढ़ते हो, इन दैट सब्जेक्ट
आपका फोकस सोसाइटी पे होता है। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आपका सब्जेक्ट ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर्स पे होता है। जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो तो आपका जो कोर कॉन्सेप्ट होता है, जो पूरा सब्जेक्ट जिसके अराउंड रिवॉल्व करता है, वो हमारा क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन है। एट द सेम टाइम जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो बायोलॉजी में आप लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हो। जब आप बॉटनी पढ़ते हो तो बॉटनी में आप प्लांट के बारे में पढ़ते हो, और उसी बायोलॉजी का एक पार्ट जूलॉजी है तो आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हर सब्जेक्ट का एक सेंट्रल थीम होता है, उस सेंट्रल थीम को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आज के क्लास में हम लोग उसी सेंट्रल थीम को पढ़ेंगे, हम लोग उसी सेंट्रल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। अब इस पॉलिटिकल साइंस का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, जो सेंट्रल थीम है, उसको अपन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्टेट बोलते हैं। अब देखो, जब भी आप यूपीएससी की, एपीएससी की एग्ज़ाम देते हो तो आपको एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है, वो ये है कि देयर इज़ ऑलवेज टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। आप अपने किसी भी आंसर को 8 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते, वरना आपका पेपर इनकम्प्लीट नहीं होगा। दूसरा, देयर इज़ ऑलवेज स्पेस का कंस्ट्रेंट। आप एक आंसर को 3 पेज या 4 पेज से ज़्यादा नहीं लिख सकते, टाइम ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। इन दोनों प्रॉब्लम के साथ साथ द कमीशन एक्सपेक्ट्स यू टू मेंटेन द क्वालिटी। मतलब आप कुछ भी लिख के नंबर तो मेंस में नहीं पा सकते। तो इसीलिए हमारा जो भी ये फोकस है फाउंडेशन की क्लासेस का, हमारा ये तीनों डायमेंशन को कवर करते हुए चलेंगे कि टाइम कम लगे, स्पेस भी आप अच्छे से मैनेज कर पाओ, स्पेस मैनेजमेंट आपका बेहतर हो पाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द क्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड। तो जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चाहे हम स्टेट पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, इन दैट वी विल नॉट डाइल्यूट द क्वालिटी, बट एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू मैनेज द टाइम एंड स्पेस ऑल्सो। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, किसी को क्लास में कोई डाउट तो नहीं है ना, बहुत सिंपल हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। मैंने आप तक बताया कि जो हमारा कोई भी सब्जेक्ट होता है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसका एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है, वो सब्जेक्ट उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अब हिस्ट्री में तो पास्ट ही पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में अर्थ और अर्थ से रिलेटेड जो फिनोमेना है उसको पढ़ेंगे। तो सिमिलरली जब पॉलिटी की बारी आएगी, जब पॉलिटिकल साइंस की बारी आएगी, तो हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे? स्टेट पढ़ेंगे। अब ये स्टेट होता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए 3 वर्ड्स हैं जो स्टेट को डिफाइन कर देंगे। आप हमेशा याद रखना, स्टेट इज डिफाइंड एज सोवरेन geographical entity। स्टेट को क्या डिफाइन करते हैं? स्टेट को डिफाइन करते हैं एज अ सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। हम ये सारे वर्ड्स का मतलब समझेंगे। एंटिटी का मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूनिट। कोई भी यूनिट को थोड़ी सी एडवांस वर्ड में क्या बोल दो? एंटिटी बोल दो। अब तुम्हारे पास 2 टर्म आया, ज्योग्राफिकल एंटिटी। ज्योग्राफिकल एंटिटी का मतलब क्या है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जैसे आप इंडिया को ध्यान से देखो, इंडिया के पास ज्योग्राफी है ना। कोई भी ज्योग्राफिकल एंटिटी अगर होगी, उसके पास कुछ डायमेंशंस होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे। जैसे सबसे पहला उसके पास एरिया होगा। ये एरिया होने के लिए बाउंड्री होना पड़ेगा, और फिर टेरिटरी। ये तीनों वर्ड्स का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। एरिया होगा, बाउंड्री होगा और टेरिटरी होगा, तीनों वर्ड्स का मतलब एकदम सेम है। दूसरा, अगर कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी है तो उसके पास एरिया है, तो उसके पास पॉपुलेशन भी होगा, वहाँ पे लोग रहते भी तो होंगे, राइट। और तीसरा है, उसके पास रिसोर्स भी होगा, और जब रिसोर्स है तो चौथा एक और होगा, उस रिसोर्स को, पॉपुलेशन को, एरिया को मैनेज करने के लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा।
तो आप कोई भी ज्योग्राफिकल यूनिट उठा लो, आप कोई भी ज्योग्राफिकल एंटिटी उठा लो, आपको ये 4 डायमेंशन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज एरिया, सेकंड इज द पॉपुलेशन, थर्ड इज द रिसोर्स एंड फोर्थ इज द एडमिनिस्ट्रेशन। इसको और बेहतर और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो अभी हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के पास बाउंड्री है, हाँ जी बिल्कुल है। एरिया के पास, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, अच्छा पॉपुलेशन है माशाल्लाह, पहले नंबर पे पॉपुलेशन में हम लोग हैं। दूसरा रिसोर्स है, हाँ सर ह्यूमन रिसोर्स भी है, मिनरल रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, सारे रिसोर्सेज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ सर एडमिनिस्ट्रेशन भी है। उस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? उस एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। हालांकि आज के टाइम में इसको मोदी गवर्नमेंट के नाम से या फिर मोदी सरकार के नाम से जाना जाता है, बट टेक्निकली इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने ये कंट्री के लेवल पे देखा कि कंट्री एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, इसलिए ये चारों एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर हम किसी स्टेट को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हम लोग असम को देख रहे हैं, तो क्या असम के पास ये चारों एलिमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। असम के पास एरिया है, असम के पास पॉपुलेशन भी है, असम के पास रिसोर्स भी है, असम के पास एडमिनिस्ट्रेशन भी है। हमारे पास भी तो चीफ मिनिस्टर है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पूरी स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ असम है एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम है। अगर आप और डिसेंट्रलाइज हो गए, मान लो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देखने लगे, तो आपकी ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे भी ये चारों पैरामीटर देखने को मिल जाएंगे। आपको एरिया है, हर डिस्ट्रिक्ट की एरिया होती है, आपको पॉपुलेशन मिल जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में लोग रहते ही हैं, रिसोर्स भी है, और उस डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वगैरह मैनेज करते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से और अंदर जा रहे हो बेटा, तो तुम्हारा सब डिवीज़न होता है। उस सब डिवीज़न में भी एरिया है, रिसोर्स है, पॉपुलेशन है, और उसको मैनेज करने के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। आप में से बहुत से लोग जब सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग के बाद जाओगे तो यू विल बिकम एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आप बनोगे, आप उसको मैनेज करोगे। और डिसेंट्रलाइज अगर मैं चीज़ों को कर दूं, तो मैं चलो आपके विलेज की ओर लेके चलता हूं। आपका विलेज जो है, विलेज भी आपका क्या है? एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है। इसके पास एरिया होगा, पॉपुलेशन होगा, रिसोर्स होगा, और ग्राम पंचायत तो होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो हमारा स्टेट का ये डेफिनेशन दिख रहा था आपको यहाँ पे कि स्टेट इज अ सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी, वहाँ पे हमने 2 वर्ड का मतलब समझ लिया। ज्योग्राफिकल एंटिटी, ज्योग्राफिकल एंटिटी का मतलब होता है कोई भी जो ज्योग्राफी वाली यूनिट है उसके पास ये 4 डायमेंशन होगा, एरिया है, पॉपुलेशन है, रिसोर्स है और एडमिनिस्ट्रेशन है। तो चाहे वो आप कंट्री के लेवल पे बात करो पहले वाले ऑप्शन में, या आप स्टेट के लेवल पे बात करो, असम के लेवल पे बात करो, यूपी या बिहार के लेवल पे बात करो, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बात करो, या फिर आप अपने सब डिवीज़न के लेवल पे बात करो, या फिर आप अपने विलेज या सिटी के लेवल पे बात करो, इन सारे यूनिट्स को हमने ज्योग्राफिकल यूनिट बोला, क्योंकि सर इनके पास बाउंड्री भी है, उसी बाउंड्री को एरिया और टेरिटरी भी कहीं कहीं लिख के आता है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी है, रिसोर्स भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी है। एम आई क्लियर? होप दिस इज मेकिंग अ गुड सेंस। बट जो हमने स्टेट का डेफिनेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे ये बताया गया था कि स्टेट इज अ सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। हमें ज्योग्राफिकल एंटिटी तो समझ में आ गई कि सर वैसी कोई भी एंटिटी जिसके पास ये 4 डायमेंशन होने चाहिए, एरिया है, फिर उसके बाद रिसोर्स है, पॉपुलेशन है एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बात है हमारे पास। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है स्टेट का, वो है सोवरेनिटी। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कोई भी ज्योग्राफिकल यूनिट जब अपने डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए, या फिर सुप्रीम हो जाए, उस ज्योग्राफिकल यूनिट को
we will claim as a sovereign entity, right? एक बार यहाँ तक लिखो आप लोग। ठीक है, तो ये बात हमने समझा कि सोवरेनिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेट का, और होता क्या है, किसी भी ज्योग्राफिकल एंटिटी का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट और सुप्रीम। उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सोवरेन बोल देंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, मैंने जो यहाँ पे आपको असम लिखा है, मैंने जो आपके यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा है, आपका सब डिवीज़न लिखा है और आपका विलेज या सिटी लिखा है, क्या ये सोवरेन है? इसका आंसर है नो सर, सोवरेन नहीं है। क्या आपकी खुद की स्टेट अपने सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन डिसाइड कर सकती है क्या खुद से? नहीं कर सकती। असम कैन नॉट डिटरमाइन कि उसके जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं वो कब होने वाले हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, राइट। सिमिलरली आपका डिस्ट्रिक्ट सब कुछ नहीं डिसाइड कर सकता, असम अपनी खुद की करेंसी नहीं कर सकती भाई, असम खुद का अपना फॉरेन रिलेशन नहीं डिटरमाइन कर सकता। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट पे भी ये सारे पैरामीटर्स एप्लीकेबल है कि आप अपनी खुद की करेंसी नहीं बना सकते, आप अपने फॉरेन रिलेशंस खुद से डिटरमाइन नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो क्या सारे के सारे ज्योग्राफिकल यूनिट, क्या सारे के सारे ज्योग्राफिकल एंटिटी जो हैं क्या वो स्टेट होंगे? इसका आंसर है नहीं सर। स्टेट होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? स्टेट होने के लिए आपको सोवरेन होना पड़ेगा, और ये सोवरेन आप कब होगे? जब आप डिसीजन मेकिंग में कैसे हो जाओ, आप डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट और सुप्रीम हो जाओ। IS आ गया, ठीक है। I स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट, A स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट एंड S स्टैंड फॉर सुप्रीम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इंडिया सोवरेन क्यों है? इंडिया सोवरेन इसलिए है बेटा क्योंकि इंडिया को जो भी इंटरनल डिसीजंस लेने थे या जो भी एक्सटर्नल डिसीजंस लेने थे, इंडिया उसमें किसी से नहीं पूछती है। जैसे इंटरनल डिसीजंस मान लो कि इंडिया में इलेक्शंस कब होगा, इंडिया में स्कीम्स कौन सी चलेंगी, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी किसको फ्री में देंगे, इंडिया में वाटर किसको फ्री में देंगे, इंडिया में पेंशन किसको देंगे। इंडिया अपना कोई भी इंटरनल डिसीजन जो लेगा वो कैसा होके लेगा? इंडिपेंडेंट होके लेगा, एब्सोल्यूट होके लेगा, सुप्रीम होके लेगा। हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, हमें कोई भी पावर, हमें कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें कोई भी एंटिटी नहीं बता सकता कि आप अपने इलेक्शंस को कब कराओ, आप कौन सी स्कीम्स को लॉन्च करो, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और पेंशन किसको दोगे और किसको नहीं दोगे। दिस इंटरनल डिसीजन का जो डोमेन है उसमें इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली एब्सोल्यूट है और कंप्लीटली सुप्रीम है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल डिसीजन, इंडिया को कोई ये नहीं बता सकता कि आपका पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसा होगा, आपका इज़राइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इस पे कैसा स्टैंड होगा। इंडिया को कोई ये नहीं बता सकता कि जो रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है इस पे क्या इंडिया का स्टैंड होगा। इंडिया को कोई ये नहीं डिक्टेट कर सकता कि रसिया से आप ऑयल लोगे या फिर नहीं लोगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इंडिया अपने सारे के सारे इंटरनल डिसीजंस और सारे के सारे एक्सटर्नल डिसीजन खुद के इंटरेस्ट के बेसिस पे लेती है। किसी भी फॉरेन पावर की इतनी हैसियत नहीं है टेक्निकली कि वो हमें डिक्टेट कर पाए, राइट। दैट्स वाई इंडिया केवल ज्योग्राफिकल एंटिटी ही नहीं है, इंडिया के पास केवल पॉपुलेशन, रिसोर्स, एरिया, टेरिटरी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, इंडिया के पास डिसीजन मेकिंग में भी कैसा है? एब्सोल्यूट है। इंडिया डिसीजन मेकिंग में भी कैसा है? इंडिपेंडेंस है। इसीलिए इंडिया इज़ अ स्टेट। मुझे पता है आपको जो स्टेट पढ़ाया गया है, असम इज़ अ स्टेट, बंगाल इज़ अ स्टेट, बिहार इज़ अ स्टेट, ये पॉलिटिकल साइंस का वो कोर कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। वहाँ पे स्टेट इज़ अ ज्योग्राफिकल यूनिट, स्टेट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट
कंट्री हो गया, उसके नीचे छोटे छोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है हमने उसको स्टेट कह दिया, उसके नीचे स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आ गई, फिर सब डिविजन्स आ गए, फिर विलेजेस आ गए। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमने जो पढ़ा है मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस का जो कोर कॉन्सेप्ट है बेटा, वो कोर कॉन्सेप्ट है हमारा स्टेट। और स्टेट होता क्या है? स्टेट इज़ अ सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। अब जो ज्योग्राफिकल एंटिटी है बेटा, उस ज्योग्राफिकल एंटिटी में क्या क्या आएगा? सबसे पहले एरिया आएगा, इसी एरिया को बाउंड्री और टेरिटरी भी आपको कई जगह लिखी हुई मिलेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास रिसोर्स है, फिर हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन लिख के मत आ जाना। फिर हमारे पास लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन है। अब जितनी भी ज्योग्राफिकल एंटिटी होंगी, चाहे वो इंडिया हो गई, या फिर आपका असम हो गया, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर आपका सब डिवीज़न हो गया, या फिर आपका विलेज हो गया, ये सारे के सारे ज्योग्राफिकल एंटिटी हैं। इन सब के पास एरिया होगा, रिसोर्स होगा, पॉपुलेशन होगा और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। बट स्टेट होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? सोवरेन होना पड़ेगा। और सोवरेन कौन होंगे? सोवरेन वो होंगे बेटा जो डिसीजन मेकिंग में कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है, एब्सोल्यूट है और सुप्रीम है। तो ये जो हायरार्की आपको यहाँ पे दिख रही है, वहाँ पे ना तो कोई स्टेट सोवरेन है, ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट सोवरेन है, ना कोई आपका सब डिवीज़न सोवरेन है, ना आपका विलेज सोवरेन है। सोवरेन कौन है? इंडिया। इसीलिए इंडिया क्या हो गया? इंडिया इज़ अ स्टेट हो गया। तो अब आपके पॉलिटिकल साइंस के जितने भी रिलेशंस पढ़ोगे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वो सारे के सारे किसके हिसाब से होंगे? किसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे? स्टेट के अराउंड दे विल रिवॉल्व एंड इवॉल्व। बात समझ में आया? तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था स्टेट का। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब आपने क्लास 8 की बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एम आई राइट? और ये ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बना देते हैं? सर ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बना देते हैं। और टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या बना देते हैं? ऑर्गन स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देगा? ये ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देगा? इंडिविजुअल बना देगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सेल, group of cell will make tissue will make organ will make organ system and ultimately it will be individual. am I right? ये आपको बायोलॉजी में पढ़ाई गई थी। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। हम तो बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम केवल अपने काम का जो है उसको यहाँ से उठाते हैं। हम लोग उसको उठाते हैं, किसको? इंडिविजुअल को उठाते हैं बेटा। अब हमारे पास इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का ग्रुप क्या बनाएगा? इंडिविजुअल का ग्रुप कपल बनाएगा बेटा। अरे यार मतलब एक और दो, मतलब एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल मिलके तो कपल ही बनाएगा ना भाई, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ, अरे हम लोग लीगल बातें पढ़ रहे हैं यार। तो अब कपल दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रो, होमोसेक्सुअल कपल एंड हेट्रोसेक्सुअल कपल, राइट? होमो दोनों का जेंडर सेम हो जाए, हेट्रो दोनों का जेंडर अलग अलग हो जाए। अब देखो, आप लोगों ने जो पढ़ा है LGBT राइट वगैरह, ये इसी सारे डोमेन में आएंगे। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस में इसको अच्छे से कवर करेंगे। अब देखो, हमारे पास इंडिविजुअल था, दो इंडिविजुअल ने मिलकर क्या बना लिया? कपल। और अगर इसको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये हमारा फैमिली हो गया। अब फैमिलीज क्या बनाती हैं? फैमिलीज मिलके सोसाइटीज बनाती हैं, और सोसाइटी मिलके क्या बनाएगा? सोसाइटी मिलके स्टेट बनाएगा। एक और यहाँ पे यूनिट आता है कम्युनिटी का, हमारे किसी काम का नहीं है, तो केवल जो हमारे काम का है हमने केवल उसी को देखा। वी स्टार्टेड विथ सेल, सेल ने क्या बनाया? टिश्यू, टिश्यू ने क्या बनाया? ऑर्गन, ऑर्गन ने क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। और फिर हमारा क्या बन गया? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल को हमने फिर से उठा लिया और अपने सब्जेक्ट में ला दिया, और फिर क्या बना? वो कपल बना, दो टाइप के कपल, होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल। उसके बाद फिर रिकॉग्नाइज हो गई तो फैमिली बन गई, फिर क्या बन गया? सोसाइटी, और फिर क्या बन गया? स्टेट। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर लेवल पे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कपल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो स्टेट हो, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर कोई भी इंडिविजुअल को कुछ भी डिसाइड करना होगा
तो इंडिविजुअल विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ बिलीफ, जो पर्सनली मुझे सही लगता है ठीक है, जो गलत लगता है वो गलत है। यही होता है, कोई भी इंडिविजुअल किसके बेसिस पे, खुद के बेसिस पे डिसाइड करता है क्या सही है और क्या गलत है। किसी और से तो पूछने जाता है नहीं, मे भी किसी से सजेशंस लेने जाते हैं, बट सजेशन लेने के बाद भी आदमी करता तो वही है जो उसको सही लगे या जो उसको गलत लगे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा जो हमारा यूनिट है, दूसरा यूनिट क्या है हमारा, दूसरा है हमारा कपल। अब सुनो, कपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिनकी शादियां हो चुकी होगी या जो रिलेशनशिप में है उनको थोड़ा बहुत समझ में, जो लॉन्ग रिलेशनशिप में है 3-4 साल जिसके हो चुके होंगे उनको आइडिया होगा कि कपल काम कैसे करते हैं। मान के चलो एक हमारा मेल है, एक हमारा फीमेल है, और यहाँ पे डिसाइड होने वाला है फाइनल डिसीजन क्या होगा किसी भी डायमेंशन पे। अगर मेल ने किसी टॉपिक में बोल दिया यस, फीमेल ने किसी टॉपिक में बोल दिया नो, द अल्टीमेट डिसीजन विल बी व्हाट, नो। हाँ, शी इज ऑलवेज राइट मैन। उसके बाद मेल ने बोला यस, फीमेल ने बोला यस, डिसीजन विल बी यस। बट इस यस में बेटा इनका कोई रोल है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनका बस उतना ही रोल है जितना धूम में है, मतलब ठीक है, जितना धूम में अभिषेक बच्चन का है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राइट। सिमिलरली मेल ने ना बोला, फीमेल ने हाँ बोला, द फाइनल डिसीजन विल बी यस, राइट। अगर मेल ने ना बोला, फीमेल ने ना बोला, तो डिसीजन विल बी मतलब नो। अगर मेल ने ना बोला, फीमेल ने भी ना बोला, तो अल्टीमेट द फाइनल डिसीजन विल बी नो। ये वो लोगों से आप पूछ लेना जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, 10 साल शादियों के हो चुके हैं, या जिन लोगों ने 4-5 साल अपने किसी भी रिलेशनशिप को लेके चले गए हैं। दिस इज हाउ यू डिसाइड, राइट। तो कपल ऐसे लड़ते हैं, ठीक है। इसमें तुम लोग नाराज या ऑफेंड मत हो जाना, लड़का लोग खास करके, ठीक है। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। दूसरी ये बात है, ये हमारे बड़े काम की चीज़ है। अभी आपको लग रहा होगा क्या पढ़ाया जा रहा है, कपल पढ़ा रहा है, पॉलिटी में कपल थोड़े ना पढ़ना है बेटा, ठीक है। अपन पढ़ेंगे, आपको 2-4-5 मिनट बाद चीज़ों को समझ में आएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि हमारा ये जो इंडिविजुअल था वो किसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, सेल्फ बिलीफ के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। ये जो हमारा कपल है वो किसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, ये चार्ट के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। बट जैसे ही ये कपल किस में कन्वर्ट होता है, फैमिली में कन्वर्ट होती है, फिर हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेंज हो जाती है। और फिर ये फैमिली किसके बेसिस पे डिसाइड करती है, ये फैमिली डिसाइड करती है अपने खुद के फैमिली वैल्यूज़ के बेसिस पे। फैमिली वैल्यूज़ के बेसिस पे डिसीजंस होने लगता है। जैसे हो सकता है कि आपके फैमिली में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड हो, किसी और के फैमिली में इंटर रिलीजन वाले मैरिज भी अलाउड हो, मेरे फैमिली में दोनों में से कुछ भी अलाउड नहीं हो। कुछ ऐसी भी कम्युनिटी हो सकती है जिसमें केवल शादियां हो सकती हैं, जेंडर भी मतलब बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है, राइट। तो ये फैमिली वैल्यूज़ फैमिली वाइज चेंज करती रहती है। मेरी फैमिलीज़ के कुछ और वैल्यूज़ हो सकते हैं, आपके फैमिलीज़ के कुछ और वैल्यूज़ हो सकते हैं, उनके फैमिलीज़ के कुछ और वैल्यूज़ हो सकते हैं, उसके फैमिली के कुछ और वैल्यूज़ हो सकते हैं, जो रिक्शे वाला है उसके फैमिली के कुछ और वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो फैमिली वैल्यूज़ अलग होगा तो डिसीजन मेकिंग अलग होने लगेगा। बात समझ में आया? चलिए अब देखिएगा ध्यान से। सोसाइटी चलती है बेटा कस्टम के बेसिस पे, सोसाइटी चलेगी कल्चर के बेसिस पे, सोसाइटी चलेगी ट्रेडिशन के बेसिस पे। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या सोसाइटी आपके फैमिली वैल्यूज के बेसिस पे चलेगी? नो सर, बिल्कुल नहीं। व्हाट माई फैमिली फील्स राइट जरूरी नहीं है कि पूरी सोसाइटी को सही लगेगा। क्या आपकी फैमिली आपके इंडिविजुअल बेसिस पे चलेगी? क्या आपके सेल्फ बिलीफ पे चलेगी? नहीं चलेगी। मेनी टाइम्स ऐसा होता है जब हमें लगता है ये चीज़ें सही नहीं है, बट फैमिली का डिसीजन कुछ और होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये जितने भी यूनिट हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कपल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो बेटा, ये सब के डिसीजन मेकिंग के जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट है। सेल्फ बिलीफ आ जाएगा इंडिविजुअल के लिए, कपल के लिए चार्ट आ जाएगा, फैमिली के लिए वैल्यूज आ जाएंगी, सोसाइटी के लिए कल्चर और ट्रेडिशन आ जाएगा। अब स्टेट किसके बेसिस पे डिसाइड करेगा? दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या स्टेट सेल्फ बिलीफ के बेसिस पे चलेगा? आंसर है नो सर।
किसी और के सेल्फ बिलीफ पे कैसे चलेगा, और कितनों के सेल्फ बिलीफ पे चलेगा। मेरा सेल्फ बिलीफ कुछ और होगा, उनका सेल्फ बिलीफ कुछ और होगा, आपका सेल्फ बिलीफ कुछ और होगा, तो क्या स्टेट सेल्फ बिलीफ पे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्या स्टेट कपल के बेसिस पे चल पाएगा? किस कपल के बेसिस पे? किस कपल को उठाएं? 70 करोड़ तो कपल है इंडिया में, किसको उठा ले, राइट? तो ये भी ऑप्शन नहीं है। क्या स्टेट हमारा फैमिली के बेसिस पे चलेगा? कैसे चलेगा? इतनी सारी फैमिलीज हैं, हर फैमिलीज की वैल्यूज अलग अलग हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्या स्टेट हमारा सोसाइटी के बेसिस पे चलेगा? नहीं सर, स्टेट सोसाइटी के बेसिस पे भी नहीं चलेगा। कितनी सारी सोसाइटीज़ हैं, किसको उठाओगे? मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसको उठाओगे, राइट? तो स्टेट ना तो सेल्फ बिलीफ पे चल सकता है, इंडिविजुअल के चॉइस पे चल सकता है, ना कपल के बेसिस पे चलेगा, ना किसी फैमिली के बेसिस पे चलेगा, ना किसी सोसाइटी के बेसिस पे चलेगा। स्टेट किसके हिसाब से चलेगा? स्टेट चलेगा बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। बात समझ में आया? इंडिविजुअल किसके बेसिस पे चल रहा है? सेल्फ बिलीफ। कपल किसके बेसिस पे चल रहा है? चार्ट के बेसिस पे। फैमिली किसके बेसिस पे चल रही है? फैमिली वैल्यूज के बेसिस पे। सोसाइटी किसके बेसिस पे चल रही है? कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन के बेसिस पे। स्टेट किसके बेसिस पे चल रहा है? स्टेट क्या सेल्फ बिलीफ के बेसिस पे चलेगा? नहीं सर। कपल के बेसिस पे? बिल्कुल नहीं सर। फैमिली? बिल्कुल नहीं। सोसाइटी? ना सर। किसके बेसिस पे चलेगा? स्टेट चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। अब ये वाला चार्ट आप देखो, यहाँ पे आप जो फाइनल डिसीजन है उसको आप समझ लो स्टेट का फाइनल डिसीजन, और यहाँ पे आप समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे बेटा बाकी सब कुछ लिख लो। सेल्फ बिलीफ लिख लो, फैमिली लिख लो, सोसाइटी लिख लो, कपल लिख लो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्टेट को जब भी डिसाइड करना होगा, स्टेट विल डिसाइड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम लोग क्या क्लेम करते हैं? हम लोग क्लेम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? इज सुप्रीम लॉ ऑफ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? स्पेस कम है थोड़ा सा। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम क्यों बोला हमने? क्योंकि जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिविजुअल में से चुनना होगा, वी विल ऑलवेज चूज द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी स्टेट को, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट का डिसीजन मेकिंग, तो सारी बातें किसके हिसाब से हो रही हैं? स्टेट के हिसाब से हो रही हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को और कपल के बीच में चुनना होगा, स्टेट किसको चुनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को चुनेगा। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी के बीच में चुनना होगा तो स्टेट किसको चुनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को चुनेगा। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन और फैमिली के बीच में चुनना होगा तो स्टेट किसको चूज करेगा? स्टेट विल ऑलवेज चूज whom? विल चूज whom? कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोल दिया? इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब मेरी बात आप और ध्यान से सुनना। जब मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया स्टेट क्या होता है। तो स्टेट क्या है? स्टेट इज सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। ज्योग्राफिकल एंटिटी का मतलब क्या है? हमारे पास ये चार एलिमेंट है, एरिया है, रिसोर्स है, पॉपुलेशन है एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। सोवरेनिटी क्या होती है सर? डिसीजन मेकिंग में जब ये ज्योग्राफिकल एंटिटी इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट और सुप्रीम हो जाए उसको क्या बोल देंगे? स्टेट बोल देंगे। फिर दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये मैंने आपको आज के क्लास में पढ़ाया है। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल हम लोग वापस से कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे। आज आप लोग जाओ, इन सारे चीज़ों को डाइजेस्ट करने का कोशिश करना। कुछ भी डाउट होगा आप कल आके क्लास में पूछ लेना, उसके बाद वी विल डिसाइड। ठीक है? तो वी विल मीट आफ्टर अ ब्रेक। थैंक यू।